गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो सेकेंड ईयर में हमने आपका जो सेकेंड यूनिट है वो हमने अभी स्टार्ट किया हुआ है। सेकेंड यूनिट आपका जो है वो अल्कोहल फिनॉल ईथर, यह आपका यूनिट है, ठीक है, जिसमें हम अल्कोहल को कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो अल्कोहल में हमने क्या क्या पढ़ लिया था वो चीज़ पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। अल्कोहल में हमने सबसे पहले देखा था कि इनका जो सामान्य सूत्र जो होता है, इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला इनका जो होता है वो क्या होता है, CnH2n प्लस 1OH या CnH2n प्लस 2O, ये इनका सामान्य सूत्र होता है। ठीक है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। फिर हमने क्या देखा था, इनका नोमेनक्लेचर, ठीक है ना, नोमेनक्लेचर हमने इनका देखा था। हमने क्या क्या पढ़ा था नोमेनक्लेचर में, हमने इनका जनरल नेम पढ़ा था, ठीक है ना। फिर हमने इनका पढ़ा था ट्राइबल नेम, यानी कि रूढ़ पद्धति में इनका क्या नामकरण किया जाता है वो हमने पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था IUPAC नोमेनक्लेचर, ये हमने कवर किया था नोमेनक्लेचर में, ठीक है। फिर हमने क्या किया फिर हमने आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म का एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस किया था कि आइसोमेरिज्म क्या होती है। जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंपाउंड्स का सेम हो लेकिन भौतिक या रासायनिक गुण अलग अलग हो तो वे कंपाउंड आपस में आइसोमर्स कहलाते हैं, और ये प्रॉपर्टी होती है आइसोमेरिज्म, ठीक है ना, जो हमने कवर कर लिया था कि जो अल्कोहल है वो ईथर के साथ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में शो करते हैं, क्रियात्मक समूह समावयवता प्रदर्शित करते हैं, जो हमने कवर कर लिया है, ठीक है। फिर हमने क्या किया है, फिर हमने स्टार्ट किया था मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हमने देखा कि किस तरह से हम अल्कोहल बना सकते हैं। तो हमने डायरेक्ट एडिशन ऑफ H2O पढ़ा था, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन पढ़ा था, फिर हमने ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन पढ़ा था, ठीक है, ये एडिशन ऑफ H2O था, ठीक है। फिर इसके बाद जो था वो हमने क्या क्या कवर किया था, हमने ग्रिग्नार अभिकर्मक से रिएक्शन करवाई थी, ठीक है ना। ग्रिग्नार अभिकर्मक के बाद हमने रिडक्शन करवाया था LiAlH4 से या NaBH4 से, ठीक है। एसिड का करवाया था तो 1 डिग्री अल्कोहल बन रहा था, एस्टर से भी बन रहा था 1 डिग्री अल्कोहल। फिर हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी जिसमें हमने बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, समझ रहे हो ना, ये सारा हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो आपका है एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर इन अल्कोहल, एसिडिक नेचर इन अल्कोहल। देखो अम्लीय प्रकृति होती क्या है वो चीज़ देखो पहले। जब कोई हाइड्रोजन मोर एसिडिक हो, ठीक है, एसिडिक नेचर का मतलब जब कोई भी कंपाउंड H+ आसानी से डोनेट कर दे, H+ डोनेट करना ही तो अम्ल का व्यवहार है, ठीक है। तो एसिडिक नेचर वही होगी जहाँ H+ आसानी से दिया जा सके, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, किसी भी कंपाउंड में अगर मोर एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, मोर एसिडिक हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट है तो वो H ईजिली डोनेट हो जाती है, तो उस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं कि वो कंपाउंड अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करता है। जैसे कि हम अल्कोहल यहाँ पर पढ़ रहे हैं, देखो अल्कोहल में ले रही हूँ, ठीक है। मोर एसिडिक का क्या मतलब है, जब कोई H इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से जुड़ी हो या किसी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम से जुड़ी हो, जब कोई प्रोटॉन किसी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के पास जुड़ी हो या डायरेक्ट किसी विद्युत ऋणी परमाणु से जुड़ी हो, तो वो H मोर एसिडिक H होती है, वो आसानी से बाहर हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि देखो अल्कोहल में हमें क्या पता है कि जो H है वो ऑक्सीजन से जुड़ी हुई रहती है, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता क्या होती है, ज़्यादा होती है,
तो क्या करेगा, H के इलेक्ट्रॉन ले लेगा यहाँ से। H के इलेक्ट्रॉन लेते ही क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन पे तो नेगेटिव आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले लिए, और ये H+ बाहर हो गया, निकल गया ना H+। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये जो एल्कोहल है वो एसिडिक नेचर प्रदर्शित करते हैं, अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इनमें जो H है वो अधिक विद्युत ऋणी परमाणु ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ रहता है। ये चीज़ समझ रहे हो आप। एसिडिटी क्या होती है, एसिडिक नेचर एल्कोहल कैसे प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इनमें जो H है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, अब देखो ये मैंने कोई एग्जाम्पल लिया, ठीक है, मुझे पता है ये एल्कोहल है, एल्कोहल तो H+ दे देते हैं, चलो दे दिया, ये इसने दे दिया H+, ठीक है ना। अब देखो मुझे क्या पता करना है कि कोई भी एसिड है, ठीक है, कोई भी एसिड जब H+ को निकाल देता है तो जो बनती है स्पीशीज़ वो उस एसिड की होती है कॉन्जुगेट बेस। समझ रहे हो ना, ये है कॉन्जुगेट बेस। किसका, जो एसिड हमने यूज़ किया था ये इसका क्या है, कॉन्जुगेट बेस। इसकी नेचर एसिडिक है, मतलब मैं इसको एसिड बोल सकती हूँ, ठीक है। जैसे ही इसने H+ को बाहर किया तो इसने क्या बना लिया, अपना कॉन्जुगेट बेस बना लिया, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने एल्कोहल ले लिया, इसके साथ मैंने H2O ले लिया, ठीक है। अब यहाँ ऑक्सीजन है, अब देखो ROH है, हमें पता है एल्कोहल की नेचर एसिडिक होती है, तो ये तो एसिड है। H2O जो होता है वो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, वो H दे भी सकता है और H ले भी सकता है, ले सकता है क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, ठीक है। तो यहाँ जो H2O है वो एक बेस की तरह बिहेव करेगा, समझ रहे हो ना। एल्कोहल एसिड की तरह बिहेव कर रहा है और H2O बेस की तरह बिहेव कर रहा है। एसिड H+ देगा, पता है ना, ये तो अभी अभी बताया, डोनेट H+, और ये क्या करेगा, एक्सेप्ट H+, ये एक्सेप्ट करेगा। यही तो होता है, बेस क्षार वो होते हैं जो H+ एक्सेप्ट करते हैं, अम्ल वो होते हैं जो H+ डोनेट करते हैं। बस उसकी छोटी सी मैंने डेफिनेशन इनके नीचे लिखी है। अब क्या होगा देखो, जैसे ही अल्कोहल अपना H देगा, H2 उसको लेके क्या बना लेगा, H3O+, यही बनाएगा ना, एक H और आ गया, अपने इलेक्ट्रॉन देगा इस H को तब बॉन्ड बनाएगा ना, इसलिए इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, मतलब चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, और अल्कोहल ने अपना H दे दिया, इस पर आ गया नेगेटिव, ठीक है ना। तो देखो जो एसिड था उसने अपना क्या बना लिया है, कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। ऐसे ही जो बेस था, ठीक है ना, उसने अपना क्या बना लिया है, कॉन्जुगेट एसिड। ये चीज़ समझ रहे हो क्या आप, कि जब अल्कोहल H2O के साथ रिएक्शन करते हैं, अल्कोहल की नेचर होती है अम्लीय, क्योंकि उनके पास एसिडिक हाइड्रोजन होती है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन से जुड़ी होती है, इसलिए अल्कोहल एक अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं और H2O एक क्षार यानी बेस की तरह व्यवहार करता है। तो जो बेस है वो H को लेगा और जो एसिड है वो H को देगा। इसने H दिया, इसने ले लिया, इसने लेकर बना लिया H3O+, इसने डोनेट करके खुद चेंज हो गया RO- में, ठीक है। तो जो एसिड है वो H+ देने के बाद जो स्पीशीज़ बनाती है वो उस एसिड का कॉन्जुगेट बेस कहलाती है। जब कोई एसिड अपना H+ डोनेट करता है तो जो स्पीशीज़ बनती है वो उस एसिड का कॉन्जुगेट बेस कहलाती है। ऐसे ही जो बेस H को एक्सेप्ट करता है तो एक्सेप्ट करने के बाद जो स्पीशीज़ बनती है वो उस बेस का कॉन्जुगेट एसिड कहलाती है। ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। देखो लिखा हुआ है, सब अच्छे से समझ आ रहा होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर भी डिसाइड कर सकते हो,
कि एसिड जब H देता है, ठीक है, जब एसिड H देता है तो वो अपना कॉन्जुगेट बेस बनाता है, और जब बेस H लेता है तो वो अपना कॉन्जुगेट एसिड बनाता है, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे कि कुछ और एग्जाम्पल लेंगे। एसिडिक नेचर का कोई एक तरीका ही नहीं है प्रदर्शित करने का, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। देखो कैसे, जैसे मेरे पास अलग अलग अल्कोहल हैं। एक मेरे पास है CH3OH, एक मेरे पास है CH3CH2OH, और एक मेरे पास है CH3CH2CH2OH। कैसे हैं? तीनों ही 1 डिग्री अल्कोहल है, प्राइमरी कार्बन से जुड़े हुए हैं। ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ठीक है ना, और ये भी 1 डिग्री अल्कोहल है। तो अब कैसे डिसाइड करेंगे कि एसिडिक नेचर किसकी ज़्यादा होगी, क्योंकि सब में ही हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, समझ रहे हो ना। अब क्या होगा कि इससे अल्कोहल के साथ जुड़े हुए ग्रुप को देखेंगे हम, कि अगर ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेने वाला है, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो एसिडिटी बढ़ेगी, समझ रहे हो ना। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो जो एल्किल ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। मैथिल से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एथिल डोनेट करता है, एथिल से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रोपिल डोनेट करता है, यही होता है ना। तो जो डोनेटिंग पावर है उसको हम इंडक्टिव या प्रेरण प्रभाव से प्रदर्शित करते हैं। एल्किल ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो डोनेट करते हैं, अगर कोई ग्रुप ऐसा है जिसकी विद्युत ऋणता कम है, जैसे ऑक्सीजन से कार्बन जुड़ा हुआ है, तो यहाँ कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह व्यवहार करता है, इसलिए इसका इफ़ेक्ट जो है वो +I से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है ना। अगर इसके साथ कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन जुड़े हुए होते तो इन विद्युत ऋणी परमाणुओं की वजह से इसका व्यवहार हो जाता -I, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, F की EN ज़्यादा होती है ना कार्बन से, तो ये जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस ग्रुप का इफ़ेक्ट क्या हो जाएगा, -I। लेकिन जब H जुड़ा हुआ होता है तो H की EN तो कम होती है ना कार्बन से, ठीक है ना, तो इसकी नेचर कैसी होती है, +I। ये चीज़ समझ रहे होंगे आप, ठीक है ना। तो ऊपर वाली जो लाइन है उसमें मुझे यही बताना है कि किसका +I ज़्यादा है, किसका कम है। एल्किल श्रृंखला जितनी लंबी होगी, लेंथ ऑफ एल्किल चेन जितनी बड़ी लेंथ होगी, ठीक है, तो उसकी एसिडिक नेचर उतनी ही कम होगी। क्यों होगी कम? क्योंकि +I इफ़ेक्ट बढ़ेगा। देखो, अगर इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन यहीं से मिल रहे हैं, इस ग्रुप से मिल रहे हैं, तो ये आगे इस H से क्यों लेना चाहेगा, नहीं लेगा ना आसानी से। तो देखो यहाँ इस ग्रुप का जो +I है वो मैंने माना इतना है, क्योंकि ये छोटा ग्रुप है। अब यहाँ एथिल आ गया तो इसका डोनेट करने का पावर भी बढ़ गया, ठीक है। और बड़ा ग्रुप आ गया तो इसका डोनेटिंग पावर और ज़्यादा बढ़ गया। +I से लिख रही हूँ इसको, ठीक है ना, डोनेटिंग पावर को +I से लिख रही हूँ। तो जब मैथिल था तो +I इतना था, एथिल आया तो +I इतना हो गया, प्रोपिल आया तो +I और ज़्यादा बढ़ गया। तो +I बढ़ने से इन ग्रुप का जो डोनेटिंग पावर है वो बढ़ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति इनकी बढ़ रही है, ठीक है ना। तो एसिडिक नेचर होती क्या है कि ऑक्सीजन इस H से इलेक्ट्रॉन को ले, ये कब लेगा, जब इसके इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति ज़्यादा होगी। तो जब इसे इलेक्ट्रॉन ये वाले ग्रुप दे देंगे तो ये H से इलेक्ट्रॉन क्यों लेगा, नहीं लेगा ना। तो यहाँ इसकी H से इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज़्यादा है, क्योंकि इधर से इसको इलेक्ट्रॉन कम मिल रहे हैं, यहाँ इसे इस ग्रुप से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मिल रहे हैं तो H से लेने की टेंडेंसी कम है। यहाँ इस ग्रुप से और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, ठीक है ना। इसको हम ऐसे लिख देते हैं, देखो ऐसे, ठीक है ना। और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो उसकी H से इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी और भी कम हो जाएगी। मतलब जैसे जैसे एल्किल ग्रुप अल्कोहल के साथ बढ़ता जाता है, वैसे वैसे जो अम्लीय प्रवृत्ति है वो अल्कोहल की कम होती जाती है,
जब अल्कोहल के साथ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़े हो, ठीक है ना, तो हम क्या कह देंगे कि जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, वो एसिडिटी को कम करते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अम्लीय प्रवृत्ति को कम करते हैं, ठीक है। तो अगर मुझे इसका ऑर्डर लिखना हो, जैसे मैंने इसको 1 दे दिया, सॉरी इसको मैंने ए दे दिया, इसको बी दे दिया और इसको सी दे दिया, तो अगर मुझे इनकी अम्लीय प्रवृत्ति लिखनी हो, ये तो जनरल कंसेप्ट है जो मैंने आपसे डिस्कस किया है, ठीक है ना। तो मुझे इसका ऑर्डर लिखना है, ए बी सी का मुझे ऑर्डर लिखना है, तो अम्लीय प्रवृत्ति उसकी ज़्यादा होगी जहाँ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कम होंगे। तो यहाँ इसका प्लस आई कम है ना, तो इसकी एसिडिटी सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा ए की है, फिर बी की है और फिर सी की है। ये ऑर्डर है किसका, एसिडिटी का। ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी ना कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप किसी अल्कोहल के साथ बढ़ते जाएंगे, ठीक है, तो उस ऑक्सीजन की एच से इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति कम होती जाती है, मतलब उसकी जो एसिडिटी है अल्कोहल की वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक फर्स्ट वाला होगा, क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेट सिर्फ मेथिल कर रहा है, फिर एथिल कर रहा है तो उसकी जो एसिडिटी है वो ए से कम हो जाएगी, फिर प्रोपिल कर रहा है तो उसकी एसिडिटी सबसे कम हो जाएगी। समझ रहे हो ना। इस तरह से आप एसिडिटी को डिफ़ाइन कर सकते हो, ठीक है, ये आप लोग कर लेंगे। अगर मैं 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल की बात करूं, ठीक है ना, अगर हम 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल की बात करें तो देखो क्या होगा। जैसे ध्यान से देखेंगे आप, ये सब बेसिक चीज़ें हैं ना। देखो, एक तो मेरे पास है मिथेनॉल, ठीक है, एक मेरे पास है 1 डिग्री अल्कोहल, एक मेरे पास है 2 डिग्री अल्कोहल और एक मेरे पास है 3 डिग्री अल्कोहल। ये अपने पास कुछ अल्कोहल है जिनकी हमें एसिडिटी चेक करनी है, ठीक है ना। ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है। अभी मैंने एक चीज़ कही है आपको कि जो एल्किल ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, तो यहाँ डोनेट करने के लिए सिर्फ मेथिल है, तो इसका जो डोनेटिंग पावर है वो सबसे कम होगा। यहाँ एथिल है तो ये इससे ज़्यादा डोनेट करेगा, तो मैं प्लस आई को थोड़ा बड़ा बना देती हूँ। यहाँ हम 2 एल्किल डोनेट करेंगे, ठीक है ना, इसका प्लस आई इससे भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ 3 डोनेट करेंगे तो यहाँ का जो प्लस आई है वो सबसे ज़्यादा हो जाएगा। मतलब हम क्या देख रहे हैं कि 1 डिग्री अल्कोहल में जो डोनेटिंग पावर है एल्किल का वो सबसे कम होता है, 2 डिग्री में ज़्यादा होता है क्योंकि नंबर ऑफ़ एल्किल बढ़ जाते हैं, और 3 डिग्री में और ज़्यादा हो जाता है क्योंकि वहाँ नंबर ऑफ़ एल्किल और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। तो जैसे जैसे एल्किल बढ़ते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति उनकी बढ़ती जाएगी, तो ऑक्सीजन की एच से इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति कम हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा एसिडिटी किसकी आएगी, मेथेनॉल की, फिर आएगी 1 डिग्री की, ठीक है ना, फिर आएगी 2 डिग्री की, सबसे कम आएगी 3 डिग्री की, क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल में 3 एल्किल ग्रुप होने के कारण उसकी एच से इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति बहुत कम हो जाती है। समझ गए होंगे ना। यह एसिडिटी का ऑर्डर है। जब हमारे पास अलग अलग टाइप के क्या हो, अल्कोहल हो, तो हम उनके एसिडिटी को इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। समझ गए होंगे ना। ठीक है, इस तरह से आप एसिडिटी का कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो। ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री का ऑर्डर है। ठीक है,
अब हम एक ऐसा एग्जाम्पल ले रहे हैं जिसमें एक एल्कोहल ऐसा होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़े हो और एक ऐसा होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हो। जैसे एक एल्कोहल है ये, ठीक है, और एक एल्कोहल है ये। समझ रहे हो ना, मैंने दो एल्कोहल लिए हैं जिसमें एक के साथ H है एक के साथ F है, तो ये ग्रुप तो डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन और यहाँ इस F की वजह से इसका लगेगा -I, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप वहाँ जुड़ा हुआ है। H की En तो कार्बन से कम होती है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन खींचने के बजाय डोनेट करता है, लेकिन F की तो कार्बन से ज़्यादा है, इसलिए ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो कार्बन इस कार्बन से खींचेगा और ये कार्बन ऑक्सीजन से खींचेगा और ऑक्सीजन H से खींचेगा, तो H बाहर हो जाएगा ना देके। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जब -I बढ़ता है, इधर लिख लो कि जब -I बढ़ता है तो एसिडिटी भी बढ़ती है, यही होता है ना। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट हो अल्कोहल में तो वो एसिडिटी को बढ़ाते हैं। समझ गए ना, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि जब +I वाले ग्रुप प्रेजेंट हो या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट हो तो एसिडिटी कम होती है, जब -I वाले ग्रुप प्रेजेंट हो या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट हो तो एसिडिटी बढ़ती है, ठीक है ना। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें ठीक है ना, तो किसकी एसिडिटी ज़्यादा आएगी, सेकंड वाले की ज़्यादा आएगी, क्योंकि उसमें जो ग्रुप है उसका -I लग रहा है और फर्स्ट वाले में लग रहा है +I। समझ रहे हो ना कैसे डिसाइड करते हैं एसिडिक नेचर। बस हमें ग्रुप को देख के पहचानना है कि वो विड्रॉइंग है या डोनेटिंग है, और डोनेटिंग विड्रॉइंग पार्ट जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पर डिसाइड किया जाता है। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो इलेक्ट्रॉन खींचता है तो उसका -I लगता है, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो डोनेट करते हैं इसलिए उसका +I लगता है। समझ गए होंगे ना, ठीक है। अब देखो एक और वे है एसिडिटी डिफाइन करने का, परसेंट एज कैरेक्टर ठीक है ना। देखो एक एल्कोहल मैंने ये ले लिया, एक एल्कोहल ये ले लिया और एक मैंने ले लिया है ये। 3 तरह के अल्कोहल मैंने लिए हैं, ठीक है। इस कार्बन का अगर मुझे संकरण निकालना हो तो जनरल कंसेप्ट आप जब लगाते हो तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर ये काउंट करते हो ना। और एक फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, हाइब्रिडाइजेशन चेक करने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि मुझे हाइब्रिडाइजेशन निकालना हो तो मैं सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखूंगी सेंट्रल एटम के, ठीक है ना। फिर मैंने कहा था यूनिवेलेंट एटम यानी जो सिंगल बॉन्ड से जुड़ते हो, फिर ± चार्ज अपॉन 2। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए, ठीक है ना। यूनिवेलेंट एटम और फिर यहाँ है ± चार्ज, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से भी निकाल लोगे तो देखो आ जाएगा। कार्बन के वैलेंशियल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 होते हैं, 4, ठीक है। 4 कार्बन के वैलेंशियल में इलेक्ट्रॉन रहेंगी। फिर हमें चेक करना है यूनिवेलेंट एटम, ठीक है। सिंगल बॉन्ड से कितने एटम यहाँ जुड़े हुए हैं, तो देखो कितने एटम जुड़े हुए हैं, एक जुड़ा हुआ है ये और एक इधर रहा सिग्मा, यूनिवेलेंट एटम 2 हो गए ना, ठीक है। तो आप क्या कर लेंगे, ठीक है, सॉरी, देखो आप सिंपल लोन पेयर बॉन्ड पेयर की बेस पे भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। जब आप इसका निकालेंगे तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 2 है ना, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा Sp। उस फॉर्मूले से भी निकालेंगे, यही आने वाला है, ठीक है। ऐसे जब आप इसका निकालेंगे
तो देखो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं इसके पास, 3 हैं, तो 3 सिग्मा बॉन्ड है तो इसका आ जाएगा sp2। इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड है तो इसका आ जाएगा sp3। ठीक है। अगर मैं परसेंटेज कैरेक्टर की बात करूं तो परसेंटेज सबसे ज़्यादा होता है sp में, फिर होता है sp2 में, और सबसे कम होता है sp3 में। ये परसेंटेज कैरेक्टर है, ठीक है ना। तो परसेंटेज कैरेक्टर के बेस पे हम डिसाइड कर सकते हैं एसिडिटी। कैसे कि जिसकी परसेंटेज कैरेक्टर जिसमें ज़्यादा होता है उसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है। समझ रहे हो ना, जिसका परसेंटेज ज़्यादा है उसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है, मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ से ऑक्सीजन भी ज़्यादा खींचेगा, मतलब H आसानी से बाहर हो जाएगा ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि परसेंटेज बढ़ने से विद्युत ऋणता बढ़ती है, और विद्युत ऋणता बढ़ने से अम्लीय नेचर बढ़ती है, यानी एसिडिटी भी बढ़ती है। ऐसे आप कह सकते हो ना। तो अगर मुझे इनकी एसिडिक नेचर पता करनी हो तो मैं परसेंटेज चेक करूँगी, जहाँ परसेंटेज ज़्यादा होगा वहाँ एसिडिक नेचर ज़्यादा होगी, मतलब ऑर्डर क्या आ जाएगा। अगर इन्हें हम 1 2 3 दे दें तो एसिडिटी हम कैसे लिखेंगे, सबसे ज़्यादा होगी फर्स्ट की, देन सेकंड की, और सबसे कम आ जाएगी थर्ड की। समझ गए ना कैसे हम एसिडिटी को डिसाइड करते हैं। ठीक है। एसिडिटी के लिए हम चेक करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो हम परसेंट एज कैरेक्टर के बेस पे भी डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, परसेंटेज कैरेक्टर के बेस पे हो गया। ठीक है ना, ऐसे आप डिसाइड कर सकते हो। ठीक है। अब देखो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, वो हम स्टार्ट करेंगे केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस हमें अब स्टार्ट करना है अल्कोहल का। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। केमिकल रिएक्शंस है, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शंस में हम 5 टाइप का रिएक्शन हम यहाँ कवर करेंगे। ठीक है, देखो केमिकल रिएक्शन हम 5 टाइप की पढ़ेंगे। फर्स्ट वो रिएक्शन जिनमें RO बॉन्ड टूटेगा। ठीक है। सेकंड वो रिएक्शन होगी जिनमें ROH बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है। थर्ड हम यूज करेंगे क्या, डिहाइड्रेशन, यानी H2 बाहर निकलेगा। फोर्थ हमें क्या यूज़ करना है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। ठीक है। और एक हम यूज़ करेंगे यहाँ ऑक्सीडेशन। और जो हमारा फिफ्थ है वो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। ये 5 रिएक्शन हमें यहाँ पर कवर करनी है। ठीक है ना। तो हम सबसे पहले जो कवर करने वाले हैं वो ROH बॉन्ड क्लीवेज। ऐसे रिएक्शंस हम पढ़ेंगे जिनमें RO बॉन्ड क्या हो, ब्रेक हो। तो देखो RO बॉन्ड को ब्रेक करना है, मतलब सिंपल सा है, कोई भी अल्कोहल के साथ जो एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, मतलब मुझे CO बॉन्ड को तोड़ना है। तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ क्या बनने वाला है, कार्बोकेटाइन। ठीक है ना, कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा। तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो मैं कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक करूँगी कि वो कार्बोकेटाइन जो मोर स्टेबल होगा उसके केस में ये बॉन्ड आसानी से टूटेगा, क्योंकि मुझे मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन मिलेगा इसे तोड़ने के बाद। ठीक है। तो इस रिएक्शन के प्रति अगर मैं अल्कोहल की रिएक्टिविटी की बात करूं, ठीक है, अगर CO बॉन्ड ब्रेक के प्रति मैं अल्कोहल की रिएक्टिविटी की बात करूं तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा 3 डिग्री, फिर आएगा 2 डिग्री, फिर आएगा 1 डिग्री। क्योंकि जब CO बॉन्ड ब्रेक होता है तो कार्बोकेटाइन बनता है, और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है, 3 to 1। तो जब 3 डिग्री अल्कोहल होगा
तो वो आसानी से CO बॉन्ड तोड़ेगा, क्योंकि बनने वाला कार्बोकेटायन 3 डिग्री बनेगा। जब 2 डिग्री ब्रेक करेगा तो वो 3 डिग्री की तुलना में कम लेकिन 1 डिग्री से ज़्यादा पावर से बॉन्ड ब्रेक करेगा, क्योंकि बनने वाला कार्बोकेटायन होगा 2 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से हम इस रिएक्शन को क्या करेंगे, प्रोसीड कर लेंगे। अब देखो मैं फर्स्ट टाइप ले रही हूँ इस रिएक्शन का। ठीक है, फर्स्ट टाइप क्या ले रही हूँ मैं, रिएक्शन विद HX। मुझे हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्शन करवाना है अल्कोहल का। ध्यान से देखोगे आप ये रिएक्शन, HX यानी HBr, HCl, HI, कोई भी हाइड्रोजन हैलाइड मुझे यहाँ पर यूज़ करना है। तो HX क्या क्या हो सकते हैं, HI, HBr, HCl, कुछ भी हो सकता है हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक है, अब देखो मुझे रिएक्शन करवानी है अल्कोहल से। अल्कोहल की रिएक्शन मुझे HX से करवानी है इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड। कोई भी लुईस एसिड आपको यहाँ पर यूज़ करना है। मैं यूज़ कर रही हूँ ZnCl2। ठीक है, ZnCl2 एक लुईस एसिड है। लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं, जो किसी भी वजह से अगर उनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो उसे एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं। जिनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये 2 बॉन्ड बना रहा है, लेकिन इसका जो अष्टक है या कह सकते हैं इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये इलेक्ट्रॉन इजीली एक्सेप्ट कर लेता है। इसलिए जो ZnCl2 है वो एक लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, तो जब मैं इसको यूज़ करूँगी, देखो प्रोडक्ट में मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ से H2O बार हो जाएगा और मुझे क्या मिल जाएगा, RX यानी एल्किल हैलाइड। समझ रहे हो ना, एल्किल हैलाइड हमें ऐसे प्रोडक्ट यहाँ पर मिल जाएगा जब मैंने किसकी अल्कोहल की रिएक्शन किससे करवा दी, मैंने हाइड्रोजन हैलाइड से करवा दी किसी लुईस अम्ल की प्रेजेंस में, तो मुझे मिल जाता है एल्किल हैलाइड। ठीक है, अब देखो जब एल्किल हैलाइड बनता है तो 2 तरह की चीज़ होती है। क्या क्या होती है, अपने पास 2 चीज़ें हैं, एक तो अल्कोहल है। ठीक है, तो मुझे एक तो अल्कोहल की नेचर देखनी है कि कौन सा अल्कोहल ये रिएक्शन आसानी से दे सकता है। दूसरा मुझे HX की नेचर देखनी है कि कौन सा हाइड्रोजन हैलाइड आसानी से रिएक्शन दे सकता है। ठीक है, देखो जैसे मैंने रिएक्शन का एक छोटा सा मैकेनिज्म आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर रही हूँ। जैसे मैंने HX की जगह मैंने ले लिया HCl, HBr मैंने ले लिया। ठीक है, ZnCl2 लुईस एसिड है। हम जानते हैं जो हैलोजन है उनके संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, मतलब ये एक बॉन्ड इजीली बना सकता है, तो इसने एक बॉन्ड बना लिया। ठीक है, अब एक बॉन्ड बनाने के बाद देखो इसके पास 3 लोन पेयर है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ठीक है, तो जिंक यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो हमारे पास देखो क्या बन जाएगा, HBr ZnCl2, यही बनेगा ना। जैसे ही Br ने इलेक्ट्रॉन दिए इस पर चार्ज आ गया पॉजिटिव, जिंक ने इलेक्ट्रॉन ले लिए तो इस पर चार्ज आ गया नेगेटिव। अब Br खुद को न्यूट्रल करेगा, H के इलेक्ट्रॉन ले लेगा। समझ रहे हो ना हो क्या रहा है इधर। ठीक है, ये बन गया अपने पास क्या, H+ और ZnCl2 Br। जिंक पर अभी भी नेगेटिव मेंटेन है क्योंकि अभी भी उसके 3 बॉन्ड है। ठीक है, अब देखो मैंने रिएक्शन में यूज़ किया अल्कोहल, जैसे मैंने ले लिया मिथेनॉल। ठीक है, जैसे ही H+ आएगा ये ऑक्सीजन इस H को ले लेगा, देखो क्या बन जाएगा, CH3OH2। ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करके क्या बाहर हो जाएगा, H2O, और मुझे मिल गया कार्बोकटायन। बस ये चीज़ मुझे बतानी थी कि जब अल्कोहल की रिएक्शन HX से करवाई जाती है तो अल्कोहल की रिएक्शन के बाद जो मध्यवर्ती होता है वो कार्बोकटायन बनता है। तो जब मैं अल्कोहल की रिएक्टिविटी की बात करूँगी तो मैं कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी की बात करूँगी। समझ रहे हो ना। अब देखो ये यहाँ से स्टेबल होने के लिए Br को वापस बाहर कर देगा, न्यूट्रल होना चाहेगा ना। जनरली नेगेटिव आ गया उसके पास
तो वो आयनिक कंपाउंड बन गया, वो न्यूट्रल होने के लिए एक बॉन्ड को तोड़ेगा। Cl और Br में से लिविंग एबिलिटी किसकी ज़्यादा है? जिसका साइज़ बड़ा होगा वो आसानी से बाहर हो जाएगा ना। तो Br यहाँ से बाहर हो गया, Br बाहर निकला है इलेक्ट्रॉन लेकर, मतलब Br माइनस, और ये ZnCl2 वापस एज इट इज़ हमें मिल गया। जैसे हमने इसको लिया था वैसे कि वैसे आ गया, ठीक है। अब इसके साथ रिएक्शन कौन करेगा? Br माइनस। जैसे ही रिएक्शन की इसने क्या बना दिया? CH3Br। समझ रहे हो ये रिएक्शन? तो अगर मुझे HX की बात करनी हो, रिएक्टिविटी ऑफ HX की अगर मैं बात करूं, रिएक्टिविटी ऑफ HX, तो मैं क्या देख रही हूँ कि इस रिएक्शन में जो हाइड्रोजन है वो एक लिविंग ग्रुप की तरह व्यवहार करता है, वो यहाँ से बाहर होता है। तो मैं वो HX यूज़ करूँगी जिसमें हाइड्रोजन की बाहर निकलने की यानी लिविंग एबिलिटी ज़्यादा हो। जिसका साइज़ बड़ा होता है वो इजीली बाहर होता है, और हमें पता है कि वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज़ बढ़ता है, मतलब HI की रेट सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। फिर होगी HBr की, फिर HCl, सबसे कम HF। ये तो है रिएक्टिविटी हाइड्रोजन हैलाइड की, जिसकी लिविंग एबिलिटी ज़्यादा उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा। किसमें? HX के साथ जब अल्कोहल की रिएक्शन की जाती है तो रिएक्टिविटी ऑफ HX इस तरह से हम डिसाइड करेंगे। अगर मुझे रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल की बात मैं करूं तो अल्कोहल का मुझे कैसे पता चलेगा? मैंने क्या देखा कि रिएक्शन में तो कार्बोकेटाइन बनता है, तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के बेस पे हम अल्कोहल की रिएक्टिविटी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 डिग्री अल्कोहल में जो कार्बोकेटाइन यहाँ पर बनेगा, अगर ये तीनों H की जगह तीनों एल्किल होते तो यहाँ बनने वाला कार्बोकेटाइन 3 डिग्री होता ना, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होने के कारण 3 डिग्री अल्कोहल आसानी से ये रिएक्शन देते हैं। फिर देते हैं 2 डिग्री, और सबसे कम रिएक्टिव होते हैं 1 डिग्री अल्कोहल। समझ रहे होंगे आप ये वाली रिएक्शन, ठीक है ना। अगर हमें कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जब हम चेक करते हैं तो हमें पता है कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होता है, तो हम 3 डिग्री अल्कोहल को मोर रिएक्टिव कहेंगे क्योंकि मैकेनिज्म के दौरान वो एक स्टेबल 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करता है। ऐसे ही अगर मैं हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्टिविटी की बात करूं तो मुझे अच्छे से पता है कि हाइड्रोजन हैलाइड में जिसकी लिविंग एबिलिटी ज़्यादा होगी वो हाइड्रोजन हैलाइड मोर रिएक्टिव होगा। तो कौन आसानी से रिएक्शन दे देगा? HI, फिर आ जाएगा HBr, और फिर HCl, और सबसे कम रिएक्टिव कौन होगा? HF, ठीक है ना। देखो मैं एक और एग्ज़ाम्पल ले लेती हूँ इसका। जैसे मैंने क्या एग्ज़ाम्पल ले लिया, मैंने ले लिया है कोई 3 डिग्री अल्कोहल हम यूज़ करते हैं, ठीक है। देखो जैसे कोई एग्ज़ाम्पल है, 3 एल्किल जुड़े हुए हैं और ये OH, मतलब ये 3 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है ना। 3 डिग्री अल्कोहल है, रिएक्शन में करवा रही हूँ, कोई भी आप हाइड्रोजन हैलाइड ले लो, ठीक है। जैसे मैंने कोई HX में लिख देती हूँ, जहाँ X Br Cl F I इनमें से कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। HX इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, ये हमें कोई रिएजेंट दिया हुआ है, हमें प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। प्रोडक्ट का हमें अच्छे से पता है, H2 बाहर निकलता है और जो भी हैलोजन है वो इस OH की जगह आ जाता है। यही तो होता है, यही तो होता है, ठीक है। तो देखो हम कैसे बनाएंगे रिएक्शन। हमें सबसे पहले मैकेनिज्म देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले जो भी अल्कोहल है वो क्या करेगा, जो HX है उससे H+ लेगा, H+ लेगा ना, ये लो ऑक्सीजन ले लेगा क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, दे दो इसको। जैसे ही इसने एक्सेप्ट किया, इस पर तो चार्ज आ गया पॉजिटिव,
क्योंकि इलेक्ट्रॉन दिए हैं इसने, H के पास तो है ही नहीं, बॉन्ड कैसे बनाएगा, इलेक्ट्रॉन को देने पड़ेंगे ऑक्सीजन को, ठीक है। तो जैसे इसने इलेक्ट्रॉन दिए, खुद के पास इलेक्ट्रॉन कम, मतलब चार्ज आ गया पॉजिटिव। अब पॉजिटिव को बैलेंस कैसे करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेगा यहाँ से, तो जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कम, मतलब अब चार्ज पॉजिटिव कहाँ आएगा, कार्बन पर आएगा। समझ रहे हो ना ये चीज़। देखो यहाँ से बाहर क्या हो गया, H2, 3 डिग्री कार्बोकेटायन अपने पास यहाँ बन गया। अगर पुनर्विन्यास हम करवा सकते तो हम यहाँ करवाते, जैसे हमने पहले पढ़ा है, ठीक है ना। अब क्या होगा, जो भी हैलाइड हमने लिया है वो यहाँ आकर रिएक्शन दे देगा और हमें क्या मिल जाएगा, एल्किल हैलाइड। समझ रहे हो ना। देखो आपने SN1 रिएक्शंस पढ़ी होंगी 12th में। SN1 रिएक्शन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल बाहर निकलता है, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है और फिर दूसरा न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक कर देता है, तो इसे हम SN1 भी कह सकते हैं। समझ रहे होंगे ना आप, ठीक है, आ गया होगा अच्छे से। कार्बोकेटायन बन रहा है तो मैंने आपको कहा है रीअरेंजमेंट अगर पॉसिबल हो तो हम करेंगे, बस रीअरेंजमेंट के बाद बनने वाला जो कार्बोकेटायन है वो मोर स्टेबल होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो अब मुझे रिएक्शन करवानी है नेक्स्ट रिएक्शन में क्या करवाएंगे हम, जो अल्कोहल है उसकी रिएक्शन हम, मुझे मान लो यहाँ तो कंडीशन है कि मुझे अगर एल्किल ब्रोमाइड, एल्किल आयोडाइड, एल्किल क्लोराइड कुछ भी आप इस रिएक्शन से बना सकते हो, ठीक है। लेकिन मुझे अल्कोहल दिया हुआ हो और अल्कोहल के साथ मुझे HCl दिया हुआ हो विथ ZnCl2, तो इस रिएक्शन को हम ल्यूकास टेस्ट कहते हैं, ठीक है, ल्यूकास टेस्ट। तो ल्यूकास टेस्ट में क्या होता है कि जब रिएक्शंस के बाद आपको क्या मिलेगा, एल्किल क्लोराइड यहाँ पर मिलता है, ठीक है ना। तो एल्किल क्लोराइड जब आपको 1 मिनट में ही मिल जाए, ठीक है ना, अगर आपको तुरंत मिलता है, जैसे आपने अल्कोहल में तुरंत HCl ZnCl2 डाला और आपको तुरंत रिएक्शन मिल गई, मतलब वहाँ 3 डिग्री अल्कोहल प्रेजेंट है, ठीक है ना, मतलब रिएक्शन फास्ट होगी। अगर आपको रिएक्शन कंप्लीट होने में 1 मिनट का समय लगे तो मतलब 2 डिग्री है, और अगर रिएक्शन कंप्लीट होने में इससे ज़्यादा टाइम लग रहा हो तो वो अल्कोहल 1 डिग्री है। ये ल्यूकास टेस्ट होता है कि अगर रिएक्शन में अल्कोहल ZnCl2 HCl के साथ हमने डालने के बाद अगर हमें तुरंत क्या मिल जाए, प्रोडक्ट हमें मिल जाए, तो हम कहेंगे कि उसमें 3 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है। अगर प्रोडक्ट या रिएक्शन कंप्लीट होने में 1 मिनट का समय लग रहा है तो हम कहेंगे कि वहाँ 2 डिग्री अल्कोहल है, और अगर 1 मिनट से ज़्यादा का समय लग रहा है तो हम कहेंगे कि वहाँ 1 डिग्री अल्कोहल प्रेजेंट है, ठीक है। प्रोडक्ट एल्किल क्लोराइड बनने वाला है, समझ गए ना। मैकेनिज्म देखो इसका, मैकेनिज्म कैसे करेंगे, यह अल्कोहल है तो जो लुईस एसिड है वो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन लेगा, अल्कोहल से इलेक्ट्रॉन ले लिया, देखो क्या बन गया ROH, जिंक ने इलेक्ट्रॉन ले लिए तो इस पर चार्ज आ गया पॉजिटिव, ऑक्सीजन ने दे दिए, सॉरी जिंक ने ले लिए इस पर नेगेटिव और ऑक्सीजन ने दे दिए तो इस पर पॉजिटिव, ये बन गया। ये खुद को न्यूट्रल करेगा, H से इलेक्ट्रॉन लेगा, ये खुद को न्यूट्रल करेगा, Cl को यहाँ से बाहर करेगा, समझ गए ना। तो H प्लस Cl माइनस मिलकर HCl बना लेंगे, HCl बाहर निकल गया वापस। अब क्या करेंगे, अपने पास ये आ गया, ये बन गया, ठीक है ना। अब जिंक के पास वापस 2 ही बॉन्ड है, मतलब वापस से लुईस एसिड है, ऑक्सीजन फिर से इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, देखो क्या बन जाएगा RO डबल बॉन्ड ZnCl, 3 बॉन्ड हो 3 नेगेटिव, इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो पॉजिटिव, यही बनेगा ना।
अब जिंक खुद को न्यूट्रल करेगा, ये तो R से इलेक्ट्रॉन लेगा, ये Cl को यहाँ से बाहर करेगा, तो Cl बाहर होकर इस R पॉजिटिव पर आ जाएगा। जैसे ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा R पर आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। ये Cl माइनस जो निकलेगा वो यहाँ आ जाएगा। ये रिएक्शन होती है SNI इंट्रामोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, समझ गए ना। इंट्रामोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एक स्टेप में न्यूक्लियोफाइल बाहर निकल रहा है और न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा है। क्या बन गया? RCl प्लस जिंक ऑक्साइड बन गया एल्किल क्लोराइड, ठीक है। तो एल्किल क्लोराइड बनाने के लिए हम ल्यूकास टेस्ट का यूज़ करते हैं, समझ रहे हो ना। ये इसका मैकेनिज़्म हो जाएगा, समझ गए होंगे आप, ठीक है। किस तरह से हम मैकेनिज़्म को कंप्लीट करेंगे ल्यूकास टेस्ट में, कि जब हमने रिएक्शन में अल्कोहल लिया, अल्कोहल की रिएक्शन हम करवा रहे हैं किसके साथ? HCl के साथ ZnCl2 की प्रेजेंस में। तो जो ZnCl2 है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, तो वो इलेक्ट्रॉन लेता है ऑक्सीजन से, इलेक्ट्रॉन लेते ही उस पर चार्ज आ जाता है नेगेटिव, ऑक्सीजन देता है तो उस पर आ जाता है पॉजिटिव, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल करने के लिए ऑक्सीजन H+ को भगाएगा, ZnCl2 Cl- को भगाएगा, तो HCl निकल गया बाहर। फिर अपने पास आ गया ROZnCl, जिंक फिर से 2 ही बॉन्ड बना रहा है, मतलब फिर से इलेक्ट्रॉन ले सकता है, लुईस एसिड हो गया ना फिर से, तो ऑक्सीजन ने फिर से इसको इलेक्ट्रॉन दिए, डबल बॉन्ड आ गया, तो ऑक्सीजन पे फिर से पॉजिटिव, जिंक पे फिर से नेगेटिव। जिंक न्यूट्रल होने के लिए Cl- को भगाएगा और ऑक्सीजन न्यूट्रल होने के लिए R के इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है। तो Cl- उसी स्टेप में मैंने R पॉजिटिव पर जोड़ दिया है। इस स्टेप को मैंने कहा SNI यानी इंट्रामोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिससे मुझे क्या मिला? एल्किल क्लोराइड, ठीक है ना। तो ये ल्यूकास टेस्ट है, जो 3 डिग्री अल्कोहल तुरंत ये परीक्षण देते हैं। 2 डिग्री अल्कोहल को इस रिएक्शन में 1 मिनट का समय लगता है और 1 डिग्री अल्कोहल को मोर देन 1 मिनट अगर समय लग रहा है रिएक्शन कंप्लीट होने में, मतलब उस रिएक्शन में जो अल्कोहल है वो कैसा है? 1 डिग्री अल्कोहल है, समझ रहे हो ना। तो इस तरह से आप ल्यूकास टेस्ट से भी एल्किल हैलाइड या कह सकते हो सिर्फ एल्किल क्लोराइड बना सकते हो, ठीक है ना। ये आपका जो केमिकल रिएक्शन है उसमें हमने HX से रिएक्शन कंप्लीट कर ली है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे फॉस्फोरस हैलाइड से रिएक्शन, जिसमें हम फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड, फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड यूज़ करेंगे, PX3 PX5, ठीक है ना। फिर से एल्किल हैलाइड बनाएंगे। अभी के लिए आप यहाँ तक इसको अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, बाकी काम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।